Hey guys, welcome to India's largest and the most impactful live learning platform that is फिजिक्स वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, आई होप आपने इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो अच्छे से देख लिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 1। तो अब आपके सुनील भैया लेके आए इसका पार्ट 2 में बची हुई प्रॉपर्टीज को डिटेल में फिर से बहुत डिटेल में जानेंगे, अच्छे से चैप्टर को खत्म करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन करके पूरा चैप्टर ओवर। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या क्या सुनील सर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। किताब से बहुत अच्छे से समझेंगे, अपन किताब में तो बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, लेकिन अपन लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, ठीक है, इसके बारे में करेंगे चर्चा। उसके बाद बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस, ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग कोरोजन एंड उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें तुम लोग जानोगे। बिल्कुल नया चैप्टर, ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल नया पार्ट है, बिल्कुल नया चैप्टर हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं अच्छे से एक बात को सुनना और पेपर पे नोट करते जाना। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ आ गई? अच्छे से मेरी बात को सुनना प्यारे बच्चों और नोट करते जाना, तुम्हारे फायदे के लिए सारी चीजें बताऊंगा, वरना किताब को लेकर बैठोगे तुम्हें रटना पड़ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम रटो। ठीक है, तो अभी जो रिएक्शन बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 में भी लोग सही से समझ में नहीं आती, अभी समझ लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या फिर किसी चीज का रिप्लेसमेंट हो रहा है, यानी एक जगह कोई चीज की जगह कोई दूसरी चीज यहां पर आ जाती है, इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कौन सी रिएक्शंस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इनको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक कोई चीज प्रेजेंट है, उसकी जगह दूसरी चीज की जगह ले ली, हट जाएगी वहां से, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। अब यहां पे इसको समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक टेबल को याद करना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। क्या मतलब है मैं बताऊंगा, नया है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, फिर से कह रहा हूं नया है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। तो रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक लिस्ट लेके आ रहा हूं, यहां पे मोस्ट टू लीस्ट एक्टिविटी, आप इसको सिर्फ देखें। अभी मैं आपको याद करने की दो ट्रिक्स बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, ये एलिमेंट्स के कुछ नाम लिखे हैं, ये सारे के सारे तो क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके हैं मेटल्स। एक इसमें एक्सेप्शन है जो कि नॉन मेटल है, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। अब सुनिए भैया, पहले आप इसको याद कराओ, उसके बाद आप बताना कि ये सीरीज का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले आप इस लिस्ट को याद कर लो। ठीक है, मैं पहले आपको इस लिस्ट को बहुत बेहतरीन ट्रिक से याद करवाता हूं बेटा, फिर मैं बताऊंगा कि लिस्ट ऐसी क्यों है, क्या इसका मतलब है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। पहले इसको एक बार याद कर लेते हैं। ठीक, तो मेरा एक दोस्त है, वो क्या है बेटा? वो है पंजाबी। मेरा एक जो दोस्त है पंजाबी, उसकी गर्लफ्रेंड क्या है? पंजाबी है। ठीक है, अब मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई मेरे को मथुरा चलना है और गाड़ी चाहिए। क्या है भाई? अपन को मथुरा चलना है, गाड़ी चाहिए। तो इसकी गर्लफ्रेंड बहुत रिच है, बहुत अमीर लड़की पटार की इसने भाई। तो मैंने कहा इसकी गर्लफ्रेंड के लिए बोल देंगे अपने आप लिया है गाड़ी, और क्या। तो अपन कैसे बोलेंगे कि गर्लफ्रेंड गाड़ी लेके आओ? कैसे बोलेंगे भाई? कुड़ी कुड़ी कुड़ी, भाई कुड़ी कुड़ी कुड़ी, यानी लड़की। कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला? मैंने बोला देखो कुड़ी, क्या बोला मैंने? कुड़ी, कुड़ी नाल कार मांगो, क्या बोला मैंने? कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले, लिखते जाना मेरे साथ साथ, मथुरा साथ घूमने। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया बेटा? कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। अब ध्यान से देखना, सारे सारे एलिमेंट याद लेंगे। के किसका सिंबल है? के आपका सिंबल होता है पोटेशियम का। क्लास 9 में इसका रीजन बताऊंगा कि के ही इसका सिंबल क्यों है। अभी आपको याद रखना है कि पोटेशियम का एलिमेंट आपको दिखता है नहीं, मेटल दिखता है, तो इसका सिंबल होता है के, तो ये हो गया के, कुड़ी। ठीक है, कुड़ी नाल, ये सोडियम का सिंबल है, नाल, एन 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 एन। लॉजिक क्लास 9 में दूंगा, टेंशन मत लो, हर चीज का लॉजिक मैं आपको दूंगा, क्या रूल है क्या है। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा, अभी थोड़ा याद करना पड़ेगा नाल। ठीक है, क्योंकि किताब में तो बोल दिया डायरेक्टली याद कर लेना, लेकिन सुनील सर ने बोला नहीं, अपने प्यारे बच्चों को मैं बताऊंगा, उसका लॉजिक लगा के काम करेंगे। ठीक है, तो कुड़ी नाल कार कार कार, कुड़ी नाल कार यानी कैल्शियम, या कैल्शियम। कुड़ी नाल कार मांगो बेटा, मांगो एमजी, ये मांगो। अल्टो एल्यूमिनियम, अल्टो, जिसको जिसको फिर लेकर, ये लेकर लेकर लेकर, ठीक है, जिसको फिर लेकर हम ठीक है, हम चले चले मथुरा, ठीक है, मथुरा साथ घूमने। ठीक है, तो कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर चले मथुरा साथ घूमने। ये सारे के सारे सिंबल्स हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको याद करना, तब याद कर सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन आपको ये याद करना है कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। तो पोटेशियम के बाद सोडियम के बाद कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम के बाद जिंक के बाद आयरन के बाद लेड के बाद हाइड्रोजन के बाद कॉपर के बाद मरकरी के बाद सिल्वर के बाद गोल्ड। अब पहला कर्तव्य आपका हो गया है ओवर, यानी आपने याद कर लिया है बेटा रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को। दूसरा आपका कर्तव्य है, आप पूछेंगे सर आपने हाइड्रोजन को यहां पे क्यों रखा है? तो हाइड्रोजन जो होता है बेटा, हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी है, ठीक है, इट कैन बिहेव एज अ मेटल एंड एज नॉन मेटल। ये एज मेटल एज नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब है तो एक्चुअली में नॉन मेटल। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, याद रखिए हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, पर ये मेटल्स की तरह बिहेव करता है। मेटल्स की टेंडेंसी होती है डोनेट करने की। क्या डोनेट करेंगे? आगे चल के नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। इनके अंदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इसको डोनेट करते हैं। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, ये दोनों काम करता है, इलेक्ट्रॉन देता भी है और लेता भी है। अब सुनिए क्या भी हमें याद करना है क्या? नहीं, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, नॉलेज बढ़ाने के लिए, कंफ्यूज मत होना। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन दोनों की तरह बिहेव करता है, इसीलिए आपके भैया ने यहां पे इसको प्लेस किया है। आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? ये नॉन मेटल है लेकिन ये दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए मेटल के अंदर भी मैंने इसको प्लेस किया है। ठीक है सुनिए, तो पहला कंसेप्ट बेटा था मेरे को आपको ये याद करवाने का, दूसरा कंसेप्ट था इसको बताने का, तीसरा कंसेप्ट अब मेरा यहां पर जो इस सीरीज को बिल्ड करता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं, मान लीजिए ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, आपके ग्रेड के हिसाब से बात करूंगा। अगर मैंने बोला ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ठीक है, अगर मैंने ये बोला कि ए ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, ए ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब ये है कि ए विल परफॉर्म रिएक्शन फास्टर देन बी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैंने यहां पर ये बोला कि जो ए है, आप लोगों की भाषा के हिसाब से भी, क्लास 8 के नॉलेज के हिसाब से ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है कि रिएक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा। अगर मैं बोल रहा हूं कि ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ए किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को ज्यादा जल्दी करेगा एज कंपेयर टू बी। ये सरल मतलब है। आगे जाओगे तो रिएक्टिविटी मेटल्स के अलग, नॉन मेटल्स के अलग। जो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहे वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल, जो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच के ले रहे वो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल। पर अभी क्या सुनील भैया हमें उस कंसेप्ट पे जाना नहीं बेटा, अभी के लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे अलाइंड है कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे जैसे अपन नीचे आ रहे रिएक्टिविटी घटती है मेटल्स की, यानी ये सबसे जल्दी रिएक्शन, ज्यादा तेज रिएक्शन देगा, उससे थोड़ी कम 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 देगा, रिएक्शन नीचे आते जाते जाते और स्पीड घटेगी। अब बात समझ रहे हो मेरी? तो रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में हमने ये जाना 3 स्टेप। पहला स्टेप आपको ट्रिक मैंने दी, देसी ट्रिक, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। उसके बाद हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, बट मेटल्स के अंदर इसके प्लेस रिएक्टिविटी सीरीज है बिकॉज़ ये मेटल्स की तरह बिहेव कर सकता है। तीसरी बात मैंने बोली, अगर मैं बोल रहा हूं ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो मेरा कहने का मतलब ये कि ए कोई भी रिएक्शन को बी से ज्यादा जल्दी करेगा। तो अगर यहां पे आपको मिल रहा है मोस्ट रिएक्टिव, मतलब ये इससे जल्दी किसी भी रिएक्शन को करने में काबिल है, ये कैपेबिलिटी रखता है।
समझ रहे हो प्यारे बच्चों? समझ रहे हो? ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम, 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 ऐसे करके ये डिक्लाइनिंग रिएक्टिविटी ऊपर से लेके नीचे आते जाओगे तो रिएक्टिविटी तुम्हारी घटती जाएगी। समझ रहे हो? बेसिक सी बात समझ रहे हो? अब अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हो, अगर ये आया और ये इसके सॉल्ट के साथ कुछ प्रेजेंट होगा, किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, तो ये इसको लात मार के निकाल देगा, यही डिस्प्लेसमेंट होता है। मैं भी बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बेटा, ठीक है? आ जाओ, इसको अब समझते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पर मेरे पास एक बीकर है ए। अब इस बीकर में मैंने क्या लिया है, लेट्स ऑब्जर्व। इसको क्या करते हैं बेटा? ऑब्जर्व। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना मेरे छोटे भाइयों और बहनों, बहुत डिटेल में बताऊंगा। इस बीकर में हमने क्या लिया है, हमने लिया ये नीले कलर का सोल्यूशन। कौन सा होता है? नीले कलर का सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। आपको बस नाम याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना, ऑप्शनल है, बिकॉज क्लास 9 में बनाना सीखोगे। और ये क्या है बेटा? ये है जिंक के ग्रेन्यूल्स। ठीक है बेटा, ये है जिंक के ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो बीकर ए में हमने क्या लिया है? हमने लिया है कॉपर सल्फेट। ठीक है बेटा, ये रहा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और हमने साथ में क्या लिया है? जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए। क्या लिया बेटा? जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े। मैंने आपको बताया था ना तो जिंक में लिया मैंने रट्टा, तो छोटे छोटे टुकड़ों में रहता है, उसको कहते हैं ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेन्यूल्स। तो कॉपर सल्फेट यहां पर मैंने लिया है नीले कलर का, जो कलर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉपर सल्फेट। एंड जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए हैं सिल्वरी ग्रे कलर के। आपको दिख रहे होंगे, क्या आपको यहां पे नजर आ रहे हैं प्यारे बच्चों? मेरे छोटे भाइयों और बहनों, क्या आपको ये नजर आ रही है बात? तो यहां पर सुनील भैया हमने क्या लिया है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है और उसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हैं। ठीक है सुनील भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा होगा क्या यहां पे, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपने थोड़ी देर पहले चार्ट देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज का, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि यहां पर आपका जिंक कहां है? जिंक यहां ऊपर है, और कॉपर कहां है बेटा? कॉपर यहां नीचे है। अब आपको सीरीज याद होनी चाहिए, पूरी ना कार्बन को लेकर मतलब घूमने, तो हम चले मतलब कॉपर, और जिसको मतलब हो गया जिंक, तो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो अब क्या होगा बेटा? ये इंपॉर्टेंट है। जिंक, जिंक ध्यान से सुनना, रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इज ग्रेटर देन कॉपर। ये आपको समझ में आ गया है? हाँ सुनील भैया, रिएक्टिविटी ऑफ जिंक कॉपर से ज्यादा है, तो क्या करेगा जिंक? जिंक क्या करेगा? इस कॉपर सल्फेट के कॉपर को बोलेगा तू निकल, मैं यहां पे बैठूंगा, मैं तुझे डिस्प्लेस कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, मैं बैठूंगा सल्फेट के साथ, तू नहीं बैठेगा, मैं बैठूंगा, मेरा हक है, मैं बैठेगा, मैं ही हूं। तो क्या होगा? क्या होगा बेटा यहां पे? यहां होगा अब जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और यहां पर कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी जिसमें कि जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक है, ये है आपका कलरलेस, और ये कॉपर जो है दैट इज बेसिकली रेडिश ब्राउन। ठीक है बेटा, आपको मेरी बात समझ में आई? समझ में आई मेरी बात? एम आई एबल टू एक्सप्लेन यू दिस पार्ट? तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आपके कॉपर सल्फेट में से कॉपर को जिंक ने क्या कर दिया बेटा? डिस्प्लेस कर दिया। इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कोई एक चीज वहां थी, दूसरी चीज ने आके उसको हटा दिया वहां से। यहां पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इन द कॉपर सल्फेट डिस्प्लेस कर दिया, बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्या मेरे छोटे भाई बहन ये बात समझ पा रहे हैं? क्या सुनील सर के छोटे भाई बहन ये बात समझ पा रहे हैं? क्या सुनील भैया के छोटे भाई बहन ये बात समझ पा रहे हैं क्या कि हाँ सुनील भैया अब हम इसको फील कर पा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है? दूसरा लेता हूं मैं। अब मैंने एक बीकर में तो ऑब्जर्व करने के लिए बोला, अब डायरेक्टली कंक्लूडिंग बीकर है जिसमें कि फाइनल कलर मैंने दिया है, कंक्लूजन या फिर रिजल्ट। देखो दिखाता हूं इसका क्या मतलब है। क्या मतलब है अभी समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखो अब मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, एक बीकर बी में कॉपर सल्फेट लिया था और आयरन की नील ली थी। ठीक है, कॉपर सल्फेट लिया था, आयरन की नील। अब ये जो होता है, ये होता है नीले कलर का, और ये जो होता है ये आपका होता है सिल्वर ग्रे कलर का। कौन से ग्रे कलर का? सिल्वर ग्रे कलर का। ठीक है बेटा, तो कॉपर सल्फेट और आयरन नील लिया मैंने। क्या लिया? कॉपर सल्फेट और आयरन नील। कॉपर सल्फेट और आयरन नील, कॉपर सल्फेट होता है नीले कलर का, इसमें डाली सिल्वर ग्रे कलर की आयरन नील। अगर आपको गलतफहमी है कि जो आयरन की नील यानी कील होती है वो आपकी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, तो आपकी गलतफहमी है ग्रे कलर की होती है, सिल्वर ग्रे कलर की, जब उस पे जंग नहीं लगती है। ठीक है, अब होगा क्या बेटा? होगा ये, फिर से रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, जिसको फिर लेकर हम चले, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? अब आयरन सल्फेट के साथ बैठ जाएगा तो बनेगा आयरन सल्फेट प्लस क्या रह जाएगा? फिर से रह जाएगा आपका कॉपर। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होगा? ये बनेगा आपका ग्रीन कलर का सोल्यूशन, या फिर मैं इसको बोलता हूं लाइट ग्रीन सोल्यूशन। ठीक है बेटा, और ये आपका है रेडिश ब्राउन कलर का। कॉपर कलर क्या होता है बेटा? रेडिश ब्राउन। तो होगा क्या कि आप ब्लू कलर का सोल्यूशन लोगे, उसमें सिल्वरी ग्रे कलर की आयरन नील डालोगे। नीले कलर का सोल्यूशन लोगे मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आप सिल्वरी ग्रे कलर की आयरन नील डालोगे, तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन में ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको आयरन सल्फेट यहां पर हरे कलर का देखने के लिए मिलेगा। अब ये वाला जो था, इस वाले को अपन को ऑब्जर्व करना था, ये डायरेक्ट मैंने फाइनल रिजल्ट वाला लिया है, आपको याद है। और इस आयरन नील पे आप यहां देख पा रहे होगे कि आयरन नील पे यहां पर क्या है? रेडिश ब्राउन कॉपर चिपक गया है। आयरन नील पे क्या चिपक गया है? रेडिश ब्राउन डिपॉजिट, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन नील। और ये रेडिश ब्राउन डिपॉजिट किस चीज का है? ये है आपके कॉपर का। समझ रहे हो? तो हमने क्या किया? हमने कॉपर सल्फेट का नीला सोल्यूशन बनाया, उसके अंदर आयरन की नील को डाला जो सिल्वर ग्रे कलर की थी। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगी, हमने इन दोनों को लिया था, रिएक्शन जैसे ही प्रोसीड होगी, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके बना देगा आयरन सल्फेट, एंड जैसे जैसे वो आयरन डिस्प्लेस करता जाएगा कॉपर को, वैसे वैसे कॉपर जो है बेटा वो इसके ऊपर चिपकता जाएगा। तुम्हें धीरे धीरे सोल्यूशन का कलर ग्रीन नजर आने लगेगा। ठीक है, तो क्या आपको ये बेसिक सी रिएक्शन यहां पे समझ में आई है? इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सीनियर ग्रेड्स में आओगे तो उसको मैं और तोड़ दूंगा, मेटल मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है तुम्हारे लिए, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। अब एक फन एनालॉजी, उससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। एक फन एनालॉजी, तुम्हें लगेगा अरे सुनील भैया ये तो मजा ही आ गया, एकदम एकदम चिलैक्स वाला। ठीक है, तो ये एक बात बताओ, कटरीना कैफ मैडम जो थी वो पहले किसके साथ थी? पहले थी सलमान खान भाई के साथ, फिर आई विकी कौशल भाई उसको ले गए, तो अब इसको डिस्प्लेसमेंट तो बोलेंगे भाई, कैसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे? देखो ये कौन है? ये है हमारे विकी बाबा। यो विकी बाबा हाय, ये है सलमान भाई, सलमान भाई यो 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 सलमान भाई, ये है कटरीना भाभी। यस, अब क्या हुआ ध्यान से देखना, ये कौन है? ये है विकी कौशल भैया। कौन है? विकी कौशल। कौन है बेटा? विकी कौशल। ये है सलमान भाई, सलमान भाई, और ये कौन है? ये है कटरीना भाभी। कौन है ये? कटरीना भाभी। तो अभी हुआ क्या यहां पर? अगर इसको मानते हैं हम आयरन और इसको मानते हैं कॉपर, इसको मानते हैं सल्फेट। ध्यान से सुनना, आयरन कॉपर और सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट हो गया, आयरन हो गया। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो होगा क्या बेटा? होगा क्या? होगा क्या? यहां पर विकी बाबू आ गए, यहां पर आ गई हमारी कटरीना भाभी, और यहां पे सलमान भाई रो रहे। ठीक है, सलमान भाई रो रहे, समझ रहे हो? ये सलमान भाई है, सलमान भाई। ये कौन है? ये है कटरीना, और ये कौन है? ये है विकी बाबा। समझ लो, तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। ध्यान से देखो, विकी बाबा वहां पे थे, साथ में सलमान भाई और कटरीना बैठे हुए थे, तो सलमान भाई हो गए कॉपर, कटरीना हो गई सल्फेट, और विकी बाबा हो गए आयरन। ठीक है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या बन गया? आयरन सल्फेट प्लस आयरन सल्फेट प्लस आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहां पर विकी बाबा जो थे वो सलमान भाई से ज्यादा रिएक्टिव थे, इन्होंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गई? क्या हो गई सुनील भैया?
कावी यूवी डिस्प्लेसमेंट ओके ओके सुनील भैया वाओ ठीक है। अरे मजा आ नहीं आ रहा जिंदगी में है, मजा आ नहीं आ रहा, मजा आ रहा बाबूजी, फुल मजा आ रहा है सर, फुल मजा आ रहा है, मजा आ रहा है एकदम वाओ। चलो बेटा आ जाओ एनालाइज करते हैं फिर से ऑब्जर्व, और इसको डायरेक्ट कंक्लूड करना है हमको। देखो अब उठाया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स, कॉपर टर्निंग्स मतलब कॉपर की कतरन हमने उठाई ठीक है। अब जिंक सल्फेट प्लस कॉपर की कतरन उठाई तो देखो यहाँ पर तो वही दिख रहा है, ये जो सोल्यूशन है कलरलेस है, ये जिंक सल्फेट का ही है सर ये, लेकिन ये तो कंक्लूडिंग होना चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और ये कॉपर की टर्निंग्स हुई है ना बेटा, क्या हो गई कॉपर की टर्निंग्स हो गई, कतरन हो गई कॉपर की। अब यहाँ दिमाग ये लगाना है बेटा कि क्या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। ऑब्वियसली जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या मुझे बताओ। अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ऐसा उल्टा मत कर देना कि हमेशा ये डिस्प्लेस करेगा। आपको ये सीरीज याद है कि नहीं है, अभी मैंने बताई थी कॉपर यहाँ बैठा भाई, जिंक यहाँ बैठा, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता ठीक है ना। जिंक कर सकता है कॉपर को, कॉपर नहीं कर सकता जिंक को। आपने बात समझ रहे हो, ताकत किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा हो सकता है सुनील, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी जो है बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, ये आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर रिएक्टिविटी जिंक की ज्यादा है, कॉपर से कोई रिएक्शन नहीं होगी। आपको देखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। देखो ये कलरलेस सॉल्यूशन में लिया तो कॉपर डाला कलरलेस ही रहेगा सॉल्यूशन, और कॉपर यहाँ बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। अब देखो आयरन सल्फेट ठीक है, आयरन सल्फेट ठीक है प्लस कॉपर टर्निंग्स। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स क्या होगा, बीकर डी, और यहाँ पे बीकर आपके पास क्या है, बीकर ई है, ये हो जाएगा बेटा जिंक सल्फेट प्लस आयरन नील। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना आप लोग। देखो जिंक सल्फेट प्लस आयरन नील को अगर ऑब्जर्व करोगे, जिंक सल्फेट प्लस आयरन नील, तो आपको ये पता है कि जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, नो रिएक्शन ठीक है। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी जो होती है आपकी जिंक की वो ग्रेटर देन आयरन होती है, तो काम खत्म हो गया। लेकिन अगर बीकर डी की हम बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बीकर डी, तो आयरन सल्फेट जो हमारे पास है एंड कॉपर टर्निंग्स हमारे पास है, कोई रिएक्शन होगी क्या इसमें, सोचो। आयरन का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है ना भाई, तो यहाँ पर भी तो यही है, ये देखो ये देखो ये क्या है, आयरन सल्फेट ही रहेगा, आफ्टर रिएक्शन आयरन सल्फेट भी दिया, कॉपर यहाँ पर रहेगा, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये सारे के सारे आफ्टर रिएक्शन रिजल्ट है कि कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है, इस किसी भी केस में रिएक्शन नहीं हो रही है भाई। क्यों, क्यों, अरे भाई कोई भी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये सारे के सारे लेस रिएक्टिव है। तो जिंक सल्फेट में से जिंक को आयरन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली आयरन सल्फेट में से आयरन को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन कॉपर। क्या बातें समझ पा रहे हो, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि जिंक सल्फेट ज्यादा, जिंक सल्फेट में जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन सल्फेट में जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक सल्फेट में जो आपका जिंक है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी बेटा ठीक है। रिएक्शन तब होगी जब एक पर्टिकुलर कंपाउंड का सॉल्ट सॉल्यूशन है और दूसरा जो मेटल है वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। एक आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, दूसरा मेटल जो है वो बेसिकली ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, अगर मैं कहना चाहूँ तो अगर आपके पास मेटल ए है ठीक है, एंड आपके पास सोल्यूशन ऑफ मेटल बी है, सोल्यूशन ऑफ मेटल बी ठीक है ना, वो सॉल्ट सोल्यूशन होगा। एग्जांपल मेटल ए मान लेते हैं कॉपर को, मेटल ए क्या है, कॉपर है, और मेटल सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी क्या है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन। आगे चल के समझ जाएंगे कि आपके घर में खाने वाली सॉल्ट के अलावा बहुत सारी चीजों को सॉल्ट बोलते हैं। तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, अगर इसको मैं बोलता हूं सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, ये आपका मेटल ए है कॉपर, मेटल ए इज कॉपर, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी है ना। अब अगर यहां पर मैं बोल रहा हूं कि रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो यहां पर क्या बोलूंगा मैं, यहां पर मैं ये बोलूंगा कि अब बनेगा सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ एग्जांपल देखना, यहां पे तो मैंने ए प्लस मेटल बी, ये कब होगा, ये तब होगा, ये वाला ओनली पॉसिबल इफ रिएक्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। इस केस में तो रिएक्शन नहीं होगी, पर किसी और केस में अगर अपन मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास जो मेटल है वो ले लेते हैं, अपन मेटल ले लेते हैं आयरन और कॉपर सल्फेट ठीक है, आयरन और कॉपर सल्फेट को कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आयरन और कॉपर सल्फेट को कंपेयर करते हैं। तो ये मान लीजिए आपके पास क्या है, ये मान लीजिए आपके पास आयरन है, क्या है बेटा, आयरन है, और ये क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो मेटल बी कौन सा हो गया, कॉपर हो गया, हाँ सुनील भैया, मेटल ए कौन सा हो गया, आयरन हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी कॉपर सल्फेट हो गया, तो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए आपके पास FeSO4 हो जाएगा और मेटल बी आपके पास क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ये तब पॉसिबल होगा जब रिएक्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ तो रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन कॉपर, ये आपका कंक्लूजन है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इफ दिस इज द केस 1, केस 2 जो यहां पर इस वाली स्लाइड पे हो रहा है, इस स्लाइड पे केस 2 हो रहा है, इस स्लाइड पे केस 2 है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, ये तो तब होगा जब रिएक्शन होगी केस 1 पीछे वाली स्लाइड्स पे। केस 2 में क्या होगा बेटा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं नो रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहां पर रिएक्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी ठीक है ना, रिएक्टिविटी ऑफ ए इज लेसर देन बी, इससे कम है ना, तभी तो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इससे कम है इसलिए डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर कॉपर है और ये आपके पास ZnSO4 है ठीक है, तो अगर ये मेटल ए है आपके पास, मान लीजिए कॉपर है, और ये सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी आपके पास जिंक सल्फेट है, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ ए, ये जो रिएक्टिविटी ऑफ ए है ये लेसर देन दैट ऑफ बी है। समझ में आ रही बात, ये केस तो आपको यहां देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि अगर हमने एक मेटल ए लिया और सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी लिया तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था मेरे छोटे भाइयों और बहनों, क्योंकि यहां पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ए इज लेसर देन दैट ऑफ बी। समझ रहे हो, अगर तुमने कॉपर लिया और यहां पे तुमने जिंक सल्फेट लिया, तो कॉपर जिंक को नहीं डिस्प्लेस कर सकता फ्रॉम जिंक सल्फेट, क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी आपका कम है। लेकिन अगर आपने आयरन प्लस कॉपर सल्फेट लिया तो आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस करके बना देगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये क्या है, इफ रिएक्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, यहां पर क्या रिएक्टिविटी ऑफ ए इज लेसर देन बी ठीक है ना, ये डिस्प्लेस कर दे रहा है मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, ये नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा मतलब कम रिएक्टिव है। तो इस स्लाइड में केस 2 आपको देखने के लिए मिला, प्रीवियस स्लाइड पे केस 1 आपको देखने के लिए मिला। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है ठीक है, समझ में आ रही है। थोड़ा सा मुझे लगता है इधर वाली चीज आपको नहीं दिखी होगी है ना, रिएक्टिविटी ऑफ आयरन, एक मिनट ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयरन ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात, चलो समझ में आ गई, सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर, रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन कॉपर, रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन आयरन ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी। क्लियर है, सारी बातें क्लियर हो रही है। अब आपको ये भी याद रखना है कि जिंक सल्फेट का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस सॉल्यूशन बनता है किसका, इसका सॉल्यूशन जो बनता है वो बेसिकली बनता है कलरलेस। आयरन सल्फेट का जो कलर बनता है वो बेसिकली होता है लाइट ग्रीन, और कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है दैट इज बेसिकली आपका ब्लू। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीस कलर्स। अब आई होप मैं अपने सारे छोटे प्यारे भाई और बहनों को ये बात समझा पाया हूं। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। अब इसमें एसिड्स भी कैसे होंगे, डाइल्यूट एसिड्स होंगे। ध्यान से देखिए,
तो मेटल की बेटा अगर रिएक्शन आपका एक पदार्थ होता है एसिड जो आपने क्लास 7 में पढ़ा है डाइल्यूट एसिड से होगी तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही बनाना है जब मेटल एसिड से रिएक्ट करे, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करे, इन सबके एक्सपेरिमेंट्स के सेपरेट वीडियो डालेगा, ध्यान से देखना। अगर आपका मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करे और आप चाहते हो कि सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बने, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एसिड आपका डाइल्यूट होगा। ध्यान रखना, दो तरीके के एसिड्स होते हैं, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये समझो कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एसिड बहुत ज्यादा है, और अगर मैं डाइल्यूट बोल रहा हूं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बेसिकली कम है। जैसे एक 100 मिलीलीटर की पानी की बोतल है, दूसरी 100 मिलीलीटर पानी की बोतल है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो बी वाली है वो कॉन्सेंट्रेटेड है और ए वाली जो है वो डाइल्यूट है। इसका मतलब ये है कि 100 मिलीलीटर वाली जो है वो जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसमें एसिड ज्यादा प्रेजेंट है, और जो ए वाली है उसमें एसिड कम प्रेजेंट है। हमें कम जिसमें होगा डाइल्यूट एसिड बोलते हैं उसको। ये हमेशा रिलेटिव होता है, ठीक है। रिलेटिव का मतलब क्या है? अभी जैसा कि मैंने बोला कि ए वाली के अंदर 1 चम्मच एसिड है, बी वाली में 2 चम्मच एसिड है, तो ए और बी के कंपैरिजन में ए डाइल्यूट होगा और बी कॉन्सेंट्रेटेड होगा, बिकॉज़ ए में एसिड कम प्रेजेंट है, 1 चम्मच एसिड है पूरे 100 मिलीलीटर पानी में, बी वाली में 100 मिलीलीटर पानी में 2 चम्मच एसिड है। कॉन्सेंट्रेटेड बोल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एसिड आर मोर। लेकिन अब सी वाली में अगर मैं 3 चम्मच डाल देता हूं, सी और डी को कंपेयर करता हूं तो बी डाइल्यूट हो गया, सी कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो ये हमेशा रिलेटिव होता है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में आप कंपेयर करा रहे हो उसको आप डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड बोलोगे। अभी आपको और भी डेप्थ में नहीं जाना, आपको बस ये याद होना चाहिए जो मैंने बताया। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। अगर आप डाइल्यूट एसिड की बात करोगे तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे छोटे भाइयों और बहनों, अगर मैं ले लेता हूं यहां पर आपका मेटल, ये ले लेता हूं मैं जिंक। क्या ले लेता हूं बेटा? जिंक। और एसिड में ले लेता हूं बेटा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या ले लेता हूं बेटा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अब देखो बेटा, अगर आप देखोगे तो ये जो जिंक है बेटा और हाइड्रोजन है, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज में देखने के लिए मिल रहे थे। तो आपको ये पता है कि जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है कि नहीं है? आपने ऑब्जर्व किया था कि हां सुनील भैया, रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? यहां बोलोगे कि ये क्या बना देगा? ये बना देगा जिंक क्लोराइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत बिल्कुल 1% भी नहीं है, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। केमिकल फॉर्मूला याद करना ऑप्शनल है, बिकॉज़ इसका लॉजिक तो 9th में आने वाला है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। तो मैंने क्या बताया बेटा कि जिंक मेटल जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, तो जिंक क्लोरीन को लेके भाग जाएगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस अकेली बचेगी। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब कुछ लोग इस रिएक्शन को कंफर्म करने के लिए हाइड्रोजन गैस जो निकलती है उसको जलाते तो वो एक धमाका करती है, पॉप साउंड। मेरा ये एक्सपेरिमेंट YouTube पे अवेलेबल है, लेकिन आपका एक पूरा एक्सपेरिमेंट का वीडियो मैं यहां पे डाल के आपको दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, उसको चेक करना, ठीक है। आएगा वो वीडियो जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है और केमिकल भी है, रिएक्टिविटी वाला पार्ट मैंने शूट कर लिया है, एडिट होकर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस गैस के साथ क्या ये आवाज से जलती है, ऐसे जलोगे करके आवाज जलती है, स्क्वीकी पॉप। कैसा आवाज करती है? बर्न्स विद अ स्क्वीकी पॉप। तो अगर आपको कंफर्म करना है कि रिएक्शन हुई है तो इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो एक स्क्वीकी पॉप साउंड से बन गई। कैसे? स्क्वीकी पॉप साउंड, एक कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड आएगा, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा प्यारे बच्चों कि आपकी हाइड्रोजन गैस यहां पर निकली है। क्या निकली है? आपकी हाइड्रोजन गैस यहां पर निकली है, ठीक है। तो आपका अगर जो जिंक है बेटा, जिंक अगर रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस आपका बनेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इट बर्न्स विद अ स्क्वीकी पॉप साउंड, इट बर्न्स विद अ स्क्वीकी पॉप साउंड, इट बर्न्स विद अ स्क्वीकी पॉप साउंड, ठीक है बेटा। ओके सुनील भैया, अब मेरा सिंपल सा सवाल, इज द रिएक्शन ऑफ मेटल टू द डाइल्यूट एसिड्स अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? थिंक अबाउट इट, सोचो छोटे भाई बहनों, अब आप लोग सोचो थोड़ा, क्या लगता है आपको कि जो रिएक्शन ऑफ मेटल से डाइल्यूट एसिड्स है क्या वो एग्जांपल है तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का? यू नीड टू थिंक अबाउट इट। अब ऑब्वियसली यस, आपने देखा अभी, यस इट इज, है ना। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? अभी देखो यहाँ पे तुम लोग, भाई जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिंक का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन ज्यादा था तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। अगर यही चीज कोई और मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है तो वो रिएक्शन को शो नहीं करेगा, तुम्हें ये भी समझ में आ गया। अगर कॉपर प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, नो रिएक्शन, ठीक है ना। तो यस ये तो होगा। अगर मैं बोलता हूं कॉपर प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट लिख रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कॉपर प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? हाइड्रोजन की ज्यादा रिएक्टिविटी कॉपर से, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर क्या होगा? यहां पर नो रिएक्शन हो जाएगी, खत्म बात, सिंपल, नो रिएक्शन। कॉपर प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो रिएक्शन, काम खत्म, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो नो रिएक्शन होगी, ठीक है। नाउ मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। अब सुनील भैया क्या मेटल्स के साथ भी बेसिस रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल सही बात है, करते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस वाली बात है। अब यहां पर आपके सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट करते, एम्फोटेरिक मेटल बेस के साथ इंटरेक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब ये सॉल्ट क्या होता है? एक तरीके का कंपाउंड है जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको कुछ टर्म्स याद करना है, फेमिलियर हो जाएंगे आगे चल के, ठीक है। अब एम्फोटेरिक मेटल क्या होता है? सारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स रिएक्ट, ठीक है। ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स, ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। देखिए जो टर्म एम्फ है, एम्फ जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बोथ। एम्फ का मतलब होता है क्या बेटा? इसका मतलब होता है बोथ, यानी दोनों। तो एम्फ का मतलब होता है बोथ, यानी एम्फोटेरिक का मतलब हो गया जो दोनों की तरह रिएक्ट करते हो या दोनों के साथ रिएक्ट करते हो। ये ऐसे मेटल हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स आर दोस मेटल्स दैट रिएक्ट विद एन एसिड एज वेल एज अ बेस, दैट रिएक्ट विद एन एसिड एज वेल एज अ बेस टू गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा। तो ये एम्फोटेरिक मेटल्स की लिस्ट क्या है? इसको आप ऐसे याद रख लो, SABPZ, यानी एस से आएगा आपके पास टिन, नाम याद कर लीजिए टिन, ए से आएगा एल्यूमिनियम, ये लिख दीजिए यहाँ पे एल्यूमिनियम, फिर ये आएगा आपके पास बेरिलियम, यानी हो जाएगा आपका ये Be, ये हो जाएगा आपका जिंक यानी Zn, ये हो जाएगा आपके पास लेड यानी आपका Pb, ठीक है। तो टिन, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, लेड एंड जिंक, ये आपके पास 5 एम्फोटेरिक मेटल्स हो जाएंगे। ये ऐसे मेटल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों जो एसिड के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिंक की बात करूं तो जिंक अगर आपका इंटरेक्ट करता है, लेट्स सपोज जिंक रिएक्ट्स विद आपका जो बेस है, फॉर एग्जांपल आप लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत गौर से सुनना। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर इसकी रिएक्शन करवाओगे, किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो ये क्या प्रोडक्ट देगा? ये देगा आपका जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव सोडियम जिंकेट। अब तुम्हें प्रोडक्ट याद करना है क्या? नहीं बेटा, प्रोडक्ट याद नहीं करना है, ध्यान से देखना, ये बना देगा सोडियम जिंकेट, है ना। नाम याद कर लो बस, लॉजिक तो तुमको आगे धीरे-धीरे मिलता जाएगा, कंसेप्ट मैंने दे दिया है। तो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। अब बेसिस के साथ जो मेटल्स की रिएक्शन होती है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज बनती है, बहुत सारे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। अभी आपको नहीं जानना है वो सब, मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, आप जब आगे मुझसे पढ़ेंगे ना तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोले कि सुनील भैया आपने पहले नहीं बताया था, ठीक है। मैं तो पहले आपको बता रहा हूं, रेडी कर देता हूं मैं बच्चों को कि भैया तुमको दिक्कत नहीं, आगे चल के तुमको टीचर को गाली नहीं देनी, सिलेबस को गाली नहीं देनी, आगे चल के मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है।
तो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम जिंक प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स में आपकी जो रिएक्शन एम्फोटेरिक मेटल्स विल आल्सो रिएक्ट विद बेसिस टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एम्फोटेरिक मेटल्स का मतलब होता है कि एम्फोटेरिक मेटल्स का मतलब होता है कि वो जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। यहां मैंने लिख दिया ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, यानी ऐसे मेटल्स होंगे जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। और बेसिस के साथ सिर्फ एम्फोटेरिक ही रिएक्ट करेंगे, बेसिस के साथ ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स रिएक्ट करेंगे, सारे मेटल्स नहीं करेंगे। एसिड के साथ सारे मेटल करते हैं, पर वो भी कौन से, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके रिएक्शन करते हैं, जिनकी नहीं है वो नहीं करते। ठीक है, चलो नाउ लेट्स प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट से। Which among the following is not an amphoteric metal? अभी मैंने आपको लिस्ट बताई थी कौन कौन से इसमें से amphoteric metal है। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके आप लोग को आंसर करना है और करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। ये आपका होता है amphoteric, ये भी amphoteric होता है, ये भी amphoteric होता है, SABPZ, टिन, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, लेड, जिंक। तो ये तो होंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक होता है आपका आज की क्लास का कोरोजन। ठीक है, कोरोजन। अब देखिए कोरोजन क्या होता है। ये लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, यानी हमारे चैप्टर का खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक है। ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आराम से सुनिएगा इस चीज को। देखिए कोरोजन का मतलब क्या होता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक तरीके से मेटल्स का सरफेस जो है ना बेटा, उसका डेटीरियोरेशन है। क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, डेटीरियोरेशन यानी खराब होना, अंग्रेजी का नया वर्ड, या फिर आप बोल सकते हैं डिग्रेडेशन। डेटीरियोरेशन या डिग्रेडेशन का मतलब होता है खराब होना। तो ये तरीके से सरफेस डेटीरियोरेशन या सरफेस डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, ड्यू टू देयर इंटरैक्शन विद एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब देखो होता क्या है बेटा, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मेटल्स को इंटरैक्ट करने में बहुत मजा आता है, मेटल्स को रिएक्शन करने में बहुत मजा आता है। क्या करने में मजा आता है, मेटल्स को इंटरैक्शन करने में बहुत मजा आता है, मतलब कि वो इंटरैक्ट करते हैं अपने आसपास की एटमॉस्फेरिक गैसेस, उनको मजा आता है। तो क्या होता है, इस इंटरैक्शन की वजह से वो अपने सरफेस पे डिफरेंट लेयर्स बनाने लग जाते हैं। मतलब मेटल जो है अपने सरफेस पे लेयर बनाने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास मेटल है, ठीक है, और ये बेटा आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेस है। बेटा ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या है, आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेस है। अब ये मेटल क्या बिना रिएक्ट करे रह नहीं पाता, इसका दिक्कत ये कि इंटरैक्ट जरूर करेगा। तो क्या करता है, ये इनसे इंटरैक्ट करता है, इससे इंटरैक्ट, इससे इंटरैक्ट, इससे इंटरैक्ट, इससे इंटरैक्ट, और फिर ये इनसे रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके खुद के ऊपर क्या बना लेता है, रिएक्ट करके खुद के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना लेता है। क्या बना लेता है, खुद के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना लेता है, और इस वजह से खुद की चमक भी खो देता है, क्योंकि मेटल प्योर स्टेट में चमकते हैं। जो प्योर मेटल होगा वही चमकेगा। अब ये करते हैं कि इंटरैक्ट कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस, इंटरैक्ट करके खुद के ऊपर लेयर बना लेते हैं, चमकना बंद कर देते हैं, क्योंकि मेटल चमकता है। मेटल के ऊपर जो ऐसी लेयर बन जाएगी, ऐसी लेयर वो थोड़ी चमकने देगी, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेटल होगा, प्योर मेटल होगा, वो ही चमकता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मेटालिक लशर को शो करता है। लेकिन अगर वो मेटल आसपास में एटमॉस्फेरिक गैसेस से इंटरैक्ट कर लेगा तो खुद के ऊपर लेयर्स बना लेगा और फिर वो नहीं चमकेगा। ठीक है, तो ये क्या एक तरीके का सरफेस डेटीरियोरेशन या डिग्रेडेशन प्रोसेस है, क्योंकि इनका इंटरैक्शन होता है विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो ये अपना इंटरैक्शन करते हैं विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस, इस वजह से इनके सरफेस पे डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, और इसको हम कहते हैं कोरोजन, यानी कोरोड होना, खराब होना, ये मतलब है। तो क्या मैं आपको कोरोजन का फील दिलवा पा रहा हूं कि एक तरीके से सरफेस डेटीरियोरेशन या डिग्रेडेशन है किसका, मेटल्स का, बिकॉज़ ऑफ द इंटरैक्शन विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, समझ आ रही है। तो ये मेटल्स करते हैं आसपास की गैसेस इंटरैक्ट करके खुद के ऊपर लेयर बना लेते हैं, अपनी चमक को खो देते हैं। एक तरीके से कुछ कहते हैं मेटल्स लव टू लूज देयर लशर। क्यों, हां, अगर प्योर स्टेट में होगा तो चमकेगा, लेकिन प्योर में नहीं चाहता, आसपास में इंटरैक्ट करके खुद के ऊपर लेयर बनाता है, लेयर बनाता है, लेयर बनाता है, लेयर बनाता है, बस चमकना बंद कर देता है। जैसे तुम्हारी आयरन की नहीं होती ना, जब प्योर कील देखोगे तो चमकती है, उसके ऊपर जंग लग जाती है, चमकना बंद कर देती है वो। आ जाओ, अब दो एग्जांपल बता दूं तुमको कोरोजन के, बढ़िया बढ़िया, फटाफट दो टाइप्स बताऊंगा। पहला है जो टाइप, उसको कहते हैं रस्टिंग। पहले वाले टाइप को कहते हैं रस्टिंग, यानी जंग लगना, ठीक है, ये तुम्हारा रस्टिंग है। और दूसरा टाइप कहलाता है तुम्हारा टार्निशिंग। पहले कह रहा हूं बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है, जो रस्टिंग है वो कोरोजन है, कोरोजन है रस्टिंग नहीं। कोरोजन का एक टाइप है रस्टिंग, कोरोजन का दूसरा टाइप है टार्निशिंग। क्या है टार्निशिंग, ठीक है। अब देखो, जब रस्टिंग की बात होगी, मतलब यहां पर हम बात करते हैं रस्टिंग हैपेंस इन केस ऑफ आयरन मेटल, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आयरन मेटल की बात होगी। और ये कैसे होता है, जब आपका आयरन मेटल रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर से। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या हुआ, मॉइस्ट एयर में आता है आपका क्या, ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर। तो जब आपका आयरन एयर में प्रेजेंट, एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं दोनों, जब आपका आयरन पानी से और हवा से, हवा में ऑक्सीजन से इंटरैक्ट करेगा, कहते हैं ना जंग लग जाएगी। अरे लोहे की चीजों पे पानी मत लगाओ, हवा लगेगी तो जंग लग जाएगी। क्यों, क्योंकि हवा में है ऑक्सीजन और वाटर वेपर। नॉर्मल पानी से भी लग सकती है, नॉर्मल पानी और ऑक्सीजन से भी लग सकती है, वाटर वेपर और ऑक्सीजन से भी लग सकती है। मतलब आयरन को दो चीजें चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर वेपर या वाटर। ये अगर उसको मिल जाएगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को आपको याद रखना है, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है रस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। क्या बोलते हैं बेटा, जंग लगना। जंग लग जाती है लोहे के ऊपर, ये जंग लग जाती है, कुछ इस तरीके से नजर आती है। नॉर्मल कंडीशन में आयरन सिल्वर ग्रे होता है और रस्टिंग हो जाती है तो कुछ इस तरीके का होता है। अब रस्ट के साथ दिक्कत क्या है, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं। जो रस्ट है आपकी वो कैसी है, फ्लेकी, मतलब सरफेस पे नहीं चिपकती है, नॉन स्टिकी लेयर है। आपको बताया था मैंने कि चिपकती नहीं है। और दूसरा क्या है, ब्रिटल है, मतलब थोड़ा सा ही कुछ होता है तो पपड़ी बनके टूट जाती है। तो रस्ट जो है वो फ्लेकी है, सरफेस पे चिपकती नहीं है, पपड़ी बनके नीचे गिरती जाती है, और ब्रिटल है, मतलब आसानी से टूट जाती है। अब यही कोरोजन का डिसएडवांटेज है, जंग लगना। वो आयरन के केस में होता है जंग लगना, ये कोरोजन का डिसएडवांटेज है। क्योंकि होता क्या है, होता यह है प्यारे बच्चों कि मान लो आपके पास ये आयरन था, ठीक है। अब मान लो कि इसमें यहाँ पे ऐसे जंग लगे, 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 जंग लगे। अब होगा क्या, होगा ये कि ये तो पपड़ी बनके नीचे गिरेगी, है ना, ये तो पपड़ी बनके करती जाएगी, नीचे गिरती जाएगी, है ना, क्या करेगी, पपड़ी बनके नीचे गिरेगी। ये रस्ट है, पपड़ी बनके नीचे गिर जाएगी। तो होगा क्या, अब यहाँ पर अगर पपड़ी बन जाएगी तो कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगा। इधर से पपड़ी बनके गिरेगी, समझ लो, ये ऐसे ऐसे होगी, यहाँ पे पपड़ी बनके इस वाले पार्ट से गिरेगी, यहाँ पर है रस्ट अभी भी, और इतने पार्ट की जो रस्ट है वो पपड़ी बनके गिरी। तो अब ये जो पपड़ी बनके गिरी है, यहाँ पर ये फिर आयरन मेटल को एक्सपोज करेगी। आयरन मेटल को एक्सपोज करेगी किस चीज के लिए, ऑक्सीजन और वाटर वेपर कांटेक्ट के लिए। फिर से यहाँ पे जंग लगेगी, फिर से वो नीचे गिरेगी, यहाँ पे छेद हो जाएगा टाइम पे। तो ये आयरन मेटल पे जंग लगने का डिसएडवांटेज है। एक टाइम पे आने के बाद छेद हो जाता है चीजों के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो, एक टाइम पे आने के बाद चीजों में छेद हो जाता है, यही डिसएडवांटेज है। और टार्निशिंग में क्या होता है, टार्निशिंग कौन कौन से मेटल के केस में होती है, टार्निशिंग होती है आपके किसी केस में, कॉपर के केस में होती है, सिल्वर के केस में होती है, मैग्नीशियम के केस में होती है, एल्यूमिनियम के केस में होती है, एटसेट्रा। इन सबके केसेस में यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होती है, ये बनती है टार्निशिंग, है ना। अब इस लेयर का नाम बहुत ही फनी है, इस लेयर का नाम क्या है, जैसे आयरन के केस में जो लेयर बनती है, आयरन केस में जो लेयर बनती है उसका नाम क्या होता है, रस्ट। टार्निशिंग के केस में जो लेयर बनती है, यानी जो लेयर यहां बनेगी, इसका नाम क्या होगा, पटीना। क्या नाम होगा, पटीना। मैंने किया उसे प्रपोज, उसने किया मुझे ना, मैंने बोला पटीना। अरे भैया बिगड़ना नहीं है, ये समझाने के लिए मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि तुम लोग ऐसे जाके बोलने लग जाओ। तो मैंने किया उसे प्रपोज, उसने किया मुझे ना, मैंने बोला पटीना, खत्म बात। तो पटीना 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 ये लेयर का नाम है बाबूजी। यहां पर जो लेयर बनती है वो है रस्ट, लेकिन टार्निशिंग यानी कॉपर सिल्वर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के केस में जो लेयर बनती है उसको बोलते हैं पटीना। यहां पर रस्टिंग के केस में जो लेयर बनती है उसको बोलते हैं रस्ट, आयरन के केस में होता है कॉपर, यानी यहां पर जो कॉपर सिल्वर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है इसके केस में लेयर बनती है उसको बोलते हैं पटीना। तो कोरोजन के दो टाइप्स हैं, रस्टिंग हैपेंस इन केस ऑफ आयरन, टार्निशिंग हैपेंस इन केस ऑफ कॉपर, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर एटसेट्रा। इसमें जो लेयर बनती है उसको बोलते हैं रस्ट, इसमें जो लेयर बनती है उसको बोलते हैं पटीना। अब कॉपर की अगर हम बात करें
तो जब कॉपर क्या करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस से इन द एयर टू फॉर्म द बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो आपके पास होता है ये वाला, ठीक है ना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं पटीना। क्या बोलते हैं? पटीना, ठीक है। और ये मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, ये तीनों कंडीशन मिलती है कॉपर को, तो उसके ऊपर लेयर बन जाती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, जिसको हम बोलते हैं पटीना। अभी जो पटीना है बेटा, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? इसका कलर जो होता है दैट इज बेसिकली ग्रीन। ये क्या कलर होता है इसका जो कलर होता है ये होता है बेसिकली आपका ग्रीन, ठीक है। तो कोरोजन के दो टाइप्स होते हैं बेटा। मेटल्स अपनी सरफेस को खुद खराब करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो एक होता है बेटा रस्टिंग, जो आपके आयरन केस में होता है, लेयर का नाम होता है रस्ट। दूसरा होता है टार्निशिंग, जो कॉपर सिल्वर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के केस में होता है, लेयर का नाम होता है पटीना। इसमें आयरन इंटर करता है ऑक्सीजन और वाटर वेपर से, इसमें कॉपर इंटर करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से, खुद के ऊपर लेयर बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, ये लेयर बनाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की, इसको बोलते हैं रस्ट, इसको बोलते हैं पटीना। समझने में कोई दिक्कत है क्या? अरे समझने में कोई दिक्कत है क्या? और मजे की बात यह है कि यहां पर टार्निशिंग के केस में जो लेयर है ये तो प्रोटेक्टिव लेयर है, जैसे जो रस्ट है वो तो घटिया लेयर है, वो तो गिर जाती है और आयरन मेटल को पूरा खराब करती जाती है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव है। ये एक बार बन गई तो चिपक जाएगी, ये उतरेगी नहीं उसके बाद। अब ये तो क्या बार बार उतर के गिरती है, फिर नया मेटल को एक्सपोज करती है, तो ऑक्सीजन वाटर वेपर है ना, ऐसे गिरती है, फिर नया मेटल पे जंग लगती है, फिर वो गिरती जाती है, छेद हो जाता है। इस केस में ऐसा नहीं होता, तो ये बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक है। चलो नाउ रैपिड फायर, फटाफट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऑन रस्टिंग आयरन फ्रॉम द फ्लेकी लेयर ओवर इट व्हिच इज डैश इन कलर। अब ये आपको आंसर करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके जंग का कलर कौन सा था? जंग जो लगी थी उसका कलर कौन सा था? नॉलेज के लिए फटाफट से, जंग जो लगी थी उसका कलर था रेडिश ब्राउन। क्या कलर था? रेडिश ब्राउन। क्या कलर था? रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। कलर ऑफ रस्ट, कलर ऑफ रस्ट इज रेडिश ब्राउन। उसके बाद द मेटल व्हिच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऐसा मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ आपकी हाइड्रोजन गैस देगा, वो कौन सा है? जल्दी से बता दो। एम्फोटेरिक ढूंढो, एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक 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 एम्फोटेरिक, क्या आंसर होगा? एल्यूमिनियम। क्यों भाई? एम्फोटेरिक मेटल है, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आई होप मैंने आपको ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है एंड आपने फील भी कर लिया होगा। इसके एक डेडिकेटेड एक्सपेरिमेंट की मैं वीडियो डलवा दूंगा और मैं आपको एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन, प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन, एक सेशन आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो आप तब तक के लिए प्रैक्टिस शीट को पूरा सॉल्व कर लीजिए, कंप्लीट। आपको करना है प्रैक्टिस शीट को कंप्लीट सॉल्व करना है, ठीक है। आपका कर्तव्य क्या है? प्रैक्टिस शीट को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद एनसीईआरटी आपके सुनील भैया आपको करा देंगे लेक्चर में, प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन प्लस एनसीईआरटी चैप्टर खत्म, एक्सपेरिमेंट में डाल दूंगा, घर पे उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग साइंस को फील कर सको मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, तुम्हें मजा आने लगे कि हां सुनील भैया मजा तो आ रहा है, ठीक है। तो एंजॉय करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सुनील भैया हमेशा आपके साथ हैं। अगली क्लास तक ध्यान रखना है, तब तक ध्यान रखिए, कुछ तो ये जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।